तो हेलो बच्चों, आज हम आवेशों के संरक्षण के नियम जो है, आवेश संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में सीखेंगे। जैसे आप लोगों ने अभी तक ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये चीज़ सीख रखी। तो इसी प्रकार ये आवेश संरक्षण का नियम भी उसी रूप में है। तो आवेशों का संरक्षण से क्या मतलब? तो जैसे किसी भी आवेश संरक्षण का नियम यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता सिंपली, न उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे और परिभाषाओं में हम समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम की परिभाषा में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेशों में भी वही, किसी आइसोलेटेड सिस्टम या विलग निकाय जिसको कहते हैं, उसमें आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश जो है प्रारंभ में जितने थे किसी पदार्थ में आवेश, तो आवेश बाद में भी क्या रहेंगे, उतने ही रहेंगे आवेशों की मात्रा। तो जैसे हम सपोज कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा या आवेश की छड़ को ऊन से रगड़ा, तो उसमें जो आवेश आ रहे हैं, प्रारंभ में जितना आवेश था बाद का आवेश उतना ही रहता। तो अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहे हैं रगड़ने पर सपोज, तो उतने उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसमें क्या आएगा, धनावेश आ जाएगा। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अतः उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणावेश की अधिकता होने से ऋणावेशित हो गया। लेकिन यहाँ सपोज दो इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ ने त्यागे हैं, किसी दूसरे को दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, दो धनावेश आ जाएगा, जिसको मिले हैं इलेक्ट्रॉन उसमें दो ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन फाइनली टोटल जो आवेश रहेगा वो कितना, -2 + 2 0। कहने का मतलब पहले भी उसमें आवेश उन दोनों पदार्थों में जो था कुल आवेश 0 था, और रगड़ने के पश्चात कुछ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उसके बाद भी टोटल आवेश क्या रहा, 0 ही रहा। तो आवेश मतलब नष्ट भी नहीं हुआ और उत्पन्न भी नहीं हुआ, आवेश जो प्रारंभ में था वही बाद में रहा। तो इसको कहते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। तो इसका जो है सामान्य सा जो हम एक उदाहरण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की क्रिया वाला उदाहरण जो है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जब क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणावेश होता है उसका विपरीत बराबर धनावेश जो होता है पॉजिट्रॉन पर होता है। तो टोटल दोनों को अगर जब क्रिया के बाद जब दोनों क्रिया करते हैं तो टोटल आवेश इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मिलके 0 हो जाता है। और क्रिया से पहले भी जो आवेश था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, वो भी क्या रहता है, टोटल आवेश 0 ही रहता है। और क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो के बाद जो फोटोन बनते हैं, तो फोटोन के बनने के बाद भी जो आवेश हो गया, वो फोटोन में कोई आवेश नहीं होता, तो आवेश कितना हो गया, 0 ही रहा। तो कहने का मतलब पहले जो आवेश था वो बाद के आवेश के बराबर था। तो यह है आवेश संरक्षण के नियम का एक उदाहरण। तो अब इसके बाद हम आवेश संरक्षण के नियम के बाद हम सीखेंगे कूलाम के नियम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखी है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कूलाम का नियम। तो फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, जिनके नाम पर मैंने बोला था कि कल आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया है। एम्पियर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं, कल बताया था। तो वही साइंटिस्ट के लिए एक हमें नियम दिया जो ये बताता कि आवेशों के बीच जो बल है कितना लगेगा और उसका परिमाण कितना होगा और प्रकृति क्या होगी उसकी। तो उसके लिए नियम दिया कूलाम ने, साइंटिस्ट कूलाम ने नियम दिया था, जिसको कहते हैं कूलाम का नियम। तो उन्होंने बताया कोई भी दो आवेश
चाहे समान आवेश हो या विपरीत आवेश हो, उनके बीच में जो बल लगेगा किस प्रकार का बल होगा और इसका परिमाण कितना हो। तो जैसा हम जानते हैं कि समान आवेशों के बीच हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, किस प्रकार का बल लगता है समान आवेशों के बीच में, प्रतिकर्षण का बल लगता है, और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो वह बल का परिमाण कितना होगा, तो उसके लिए नियम दिया गया जिसको कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, उसमें हम दो बिंदु आवेश लेते हैं, दो आवेशों के बीच, सब हमने बोला है कि दो आवेशों के बीच वो समान भी हो सकते हैं, विपरीत आवेश भी हो सकते हैं। तो सपोज दो आवेश हैं, एक प्लस Q1 है, दूसरा उससे r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु आवेश है प्लस Q2। अब ये दोनों प्रकृति में समान है, दोनों धन आवेश हैं और एक का परिमाण है Q1, दूसरे का परिमाण है Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी ली है हमने, r, स्मॉल r, दोनों के बीच की दूरी हमने। तो इनके बीच जो है कितना बल कार्य करेगा। अब इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, क्योंकि ये परिमाण इनके Q1 Q2 हमें दिए गए और प्रकृति कैसी है, ये धन है, ये आवेश भी धनात्मक आवेश है। तो दोनों धन आवेश हैं, अतः इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्योंकि समान आवेशों के बीच हमने पढ़ा है कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो उस बल का परिमाण जो होगा, कूलाम ने बोला इन दो बिंदु आवेश। अब यह आवेश जो है बहुत सूक्ष्म कण है जो हमको आंखों से नहीं दिखते, इसलिए हमको बिंदु के तौर पर लिया गया इन आवेशों को, इसलिए इनको बिंदु आवेश कहा गया। तो बिंदु आवेशों के बीच और दोनों आवेशों के बीच की बहुत ये दूरी जो है बहुत सूक्ष्म दूरी है, इसको हमने स्मॉल r से किया। सपोज ये दोनों आवेश जो हमारे किसी माध्यम जिसका परावैद्युतांक K, कैपिटल K है, इस पर रखे गए। ये माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K, ये कैपिटल K दिया गया परावैद्युतांक, इस माध्यम में रखा गया है सपोज इन दोनों आवेशों को। तो इसके लिए कूलाम ने नियम दिया, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ये तो समान प्रकृति के हैं, दोनों धन आवेश हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इस केस में। अगर एक धन एक ऋण होगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, अब दोनों आवेशों की मात्रा क्या है, Q1 Q2, गुणनफल क्या अनुक्रमानुपाती होता है, बताओ। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों Q1 इंटू Q2, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। और बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रम है, r² और f जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है यहाँ। तो नियम को हम सिंपली याद कर सकते हैं कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों किसी भी केस का हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों प्लस लिए हैं तो ये प्रतिकर्षण बल होगा। बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिंपल सा नियम में। तो अब इसमें जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी कहीं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, जिसका यहाँ पर वैल्यू है स्मॉल k। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर हम स्मॉल k से दिखा रहे हैं, और इस माध्यम जिसमें रखा गया उसका परावैद्युतांक जो हमने ले रखा है उसको ले रखा कैपिटल K से, ये ध्यान रखना। तो F इक्वल टू माइनस स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r², ये न्यूटन आता है तुम्हारा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है, जहां पर स्मॉल k जो है इसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन
इतना होता है, इसका मान जो होता है स्मॉल के का वैल्यू 1/4 होता है, या इसी को हम एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है उसको रख दें तो इसका मान आता है 1/4 कैपिटल के। इस स्मॉल के का जो वैल्यू आता है उसको ही हम लिख देते हैं 1/4 के, जहां पर एप्सिलॉन जो है ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है। एप्सिलॉन जो है ये है माध्यम, जो परावैद्युत माध्यम था हमारा, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। कोई भी परावैद्युत माध्यम है उसकी वैद्युशीलता है। जबकि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। और जो कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं परावैद्युतांक, जो हमने शुरू ऊपर लिखा हुआ है ये परावैद्युतांक होता है। इसका मान के का मान 1 होता है। किसके लिए? अगर हम निर्वात ले तो उसके लिए निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो हम निर्वात में अगर इन दोनों आवेशों को माने तो उस समय इसका सूत्र जो आ जाता है निर्वात के लिए, निर्वात में अगर बिंदु आवेश रखे गए हैं, बिंदु आवेश अगर रखे गए हैं निर्वात या वायव्य में, उसके लिए निर्वात अथवा वायु दोनों के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है, कैपिटल के जो है। तो स्मॉल के का जो वैल्यू आ जाता है, ये स्मॉल के का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/4 क्योंकि के की मान क्या आ जाएगा निर्वात के लिए? 1 आ जाएगा। तो स्मॉल के का वैल्यू आ जाता है 1/4 इसको, इसका जो मान आता है एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई की वैल्यू को रखने के बाद जो कैलकुलेट करके हम इसका जो स्मॉल के का मान जो निकालते हैं उसका मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये के का जो मात्रक आया, हमने मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कहां से लिखा? के का मात्रक निकालेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? FR² अपॉन Q1 Q2 यहाँ आ जाएगा। तो FR² मतलब न्यूटन, F का मात्रक, R² मतलब दूरी का मात्रक, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 नीचे था तो आवेश का मात्रक उसका वर्ग हो जाएगा, मतलब कूलम का वर्ग। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो के का मान जो आ गया हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा जाता है। तो सिंपली हम जो इस सूत्र को इस प्रकार से लिखते हैं, जो पहली, इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता का मान जो है वो भी कभी कभी पेपरों में तो दिया रहता है। जो आपके बोर्ड का पेपर आएगा उसके टॉप में सारे नियतांक दिए रहते हैं। ये 1/4 इसका मान भी दिया रहता है, निर्वात की वैद्युशीलता इसका भी मान दिया रहता है। तो सारे मान दिए रहते हैं। तो इसका मान अगर कभी नहीं आता तो इसको भी हम लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻⁻12। ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ, × 10⁻12। अब इसका मात्रक जो होगा ये जस्ट इसका उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर ऊपर होगा क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट नीचे है। के का मात्रक जो आया था हमारा ये आया था, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का उसका उल्टा होना चाहिए। तो क्या आएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जिसको कहते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था अपॉन कूलम स्क्वायर नीचे था। ठीक है, तो ये हमारा कूलम का नियम क्लियर हो गया। अब अगर इसमें
यहाँ पर एक आवेश प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। सपोज प्लस Q2 की जगह यहाँ पर माइनस Q2 होता, तो सिर्फ क्या होती, उसकी प्रकृति कैसी होती, जो बल की प्रकृति कैसी होती, प्लस की। ये प्लस प्लस में जैसे प्रतिकर्षण का बल है, तो वहां पर प्लस और माइनस में जो उसकी प्रकृति होती वो कैसी आती, आकर्षण की प्रकृति होती। वो बल जो होता आकर्षण बल होता दोनों के बीच। ठीक हो गया? ओके, थैंक्स।